वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं बजाज ऑटो लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। ये इस वीडियो का मकसद आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना नहीं है। इस वीडियो का मकसद है इस कंपनी के स्टॉक को, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को एनालाइज करना उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आप अपना पैसा नहीं गंवाएंगे, आप मार्केट में दानवीर नहीं बनेंगे। जहाँ पर आप अपना पैसा लगाएंगे आप उस स्टॉक को अच्छे से समझ कर, परख कर, पीई रेशियो, सेल्स फिगर, लास्ट कुछ सालों का प्रॉफिट मार्जिन और इंडस्ट्री आउटलुक देखकर इन्वेस्ट करेंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बजाज ऑटो इस समय थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है प्राइमरीली क्योंकि मार्केट, टू बी वेरी फ्रैंक, अपने एक्चुअल वैल्यूएशन की तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं। स्टॉक अपने 52 वीक हाई से, जो कि सितंबर 24 में बना था 12,666, उससे ऑलमोस्ट 35% करेक्टेड है। 12,666 से आज ये 7,900 पे मिल रहा है। इसके साथ ही बजाज ऑटो ने कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिए हैं मार्केट में जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, नज़र आता है। उसके बेस पे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी आने वाले समय में अपने बैलेंस को, अपनी बैलेंस शीट को, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देने की तरफ जा रही है। नंबर 1 रीज़न, रॉबस्ट एक्सपेंशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपनी रॉबस्ट एक्सपेंशन कर रही है। इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो रहा है, डिमांड स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ये एक कंट्रोवर्शियल इशू हो सकता है कि क्या वाकई में इंडिया के अंदर डिमांड है, हम डिस्कस करेंगे। स्टॉक 35% करेक्ट हो चुका है अपने 52 वीक हाई से। कंपनी के पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आने वाले समय में कंपनी लॉन्च करेगी। लॉन्च कर दिए हैं कुछ प्रोडक्ट्स जिनका अच्छा परफॉर्मेंस है। अब आने वाले समय में और कुछ प्रोडक्ट्स इनके पास आ रहे हैं। प्रीमियम सेगमेंट कंपनी का अच्छा काम कर रहा है। बजाज ऑटो की बात कर रहा हूँ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, बजाज ऑटो की बात चल रही है। अब सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर नज़र आई वो है कि रॉबस्ट एक्सपेंशन ऑफ ईवी। एक्सपेंशन ईवी, जैसा कि ईवी से पहले अपन एक्सपोर्ट की बात करते हैं। एक्सपोर्ट, जैसा कि आप समझते हैं, इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट अच्छा करती है। hyundai की गाड़ियाँ भी एक्सपोर्ट होती है, मारुति सुजुकी की कारें एक्सपोर्ट होती है। टू व्हीलर के अंदर भी बजाज, हीरो, टीवीएस, आयशर यानी रॉयल एनफील्ड, ये सारी कंपनियाँ एक्सपोर्ट करती है इंडिया का। बेसिकली हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का सेगमेंट है वो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ और कैरिबिया जैसा वो आइलैंड्स का ग्रुप है। वेस्ट इंडीज़, बेसिकली जिसको अपन वेस्ट इंडीज़ कहते हैं, वो कुछ कैरिबियन आइलैंड्स हैं। तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ और कैरिबियन में इंडिया की बाइक्स एक्सपोर्ट होती है बहुत ज़्यादा। लैटिन अमेरिका क्या है? लैटिन अमेरिका ऑलमोस्ट ऑफिशियली लैटिन अमेरिका में 33 कंट्रीज़ है, जिसमें अर्जेंटीना है, बड़ी कंट्री ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, मैक्सिको एक बड़ा नाम है, फिर वेनेजुएला है, फिर पनामा है, निकारागुआ है, उरुग्वे है, पेरू है, पराग्वे है। ये सारे कंट्रीज़ मिलके लैटिन अमेरिका कहलाता है। और मैं थोड़ा इंटरनेट रिसर्च कर रहा था तो 2018, 2020 और 2022 3 साल अलग अलग, मतलब 6 साल अलग अलग मौक़ों पर ये रिपोर्ट इंडिकेशंस आ रहे थे कि इंडिया का टू व्हीलर एक्सपोर्ट इन कंट्रीज़ में ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अब ये ग्रेजुअली क्यों बढ़ रहा है और ख़ासतौर पे लैटिन अमेरिका में क्यों बढ़ रहा है? लैटिन अमेरिका में बेसिकली मैं पॉवर्टी का डेटा देख रहा था, तो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज़ पुअर हैं, बेसिकली पुअर कंट्रीज़ है। पुअर कंट्रीज से क्या मतलब है? इन देशों की ऑलमोस्ट 27% पॉपुलेशन पुअर है, जिसमें से भी 10.5% तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं। अब जैसा कि होता है, जब पैसा आता है, बिज़नेस आता है, धीरे धीरे इकोनॉमीज़ मैच्योर होती हैं, तो लोग पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं। और जब पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले घर के बाद, अच्छे खाने के बाद आदमी लग्जरी की तरफ जाता है, और ऐसे देशों में लग्जरी व्हीकल के फॉर्म में आती है और इंसान पहले बड़े व्हीकल से पहले टू व्हीलर की तरफ जाता है। तो एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है। अब आप कहेंगे कि पॉवर्टी तो इंडिया में भी है। इंडिया की पॉवर्टी ऑलमोस्ट ऑफिशियल डेटा 10% से नीचे है। जिस देश में 28.5% पॉपुलेशन पुअर हो, उस देश के अंदर इंडिया का कंपैरिजन करोगे तो इंडिया कम गरीब है इन देशों से। गरीबी क्या होती है? बेसिकली यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सब ने कई देशों के एनालिसिस के साथ, बड़े एक्सपर्ट्स के डिस्कशंस के बाद ये तय किया कि हम गरीब उसे कहेंगे जो एक नियत मात्रा की कैलोरी एक दिन में नहीं ले पाता। सपोज़ आज मैं मर्सिडीज़ खरीदने जाऊँ एंड आई डोंट हैव मनी, विच इज़ अ फैक्ट, आई डोंट हैव मनी फॉर द मर्सिडीज़, तो ये भी एक गरीबी है एक तरह से। लेकिन इसको हम एब्सोल्यूट गरीबी नहीं कह सकते,
क्योंकि मैं लग्जरी नहीं अफोर्ड कर पा रहा, लेकिन मैं नेसेसिटी अगर अफोर्ड नहीं कर पाऊँ तो वो ज़्यादा पॉवर्टी होती है, वो कंसेप्ट होता है पॉवर्टी का। तो कैरिबियन कंट्रीज़ और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ पॉवर्टी से बाहर निकलने का ट्राई कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारा टू व्हीलर वहाँ पर बढ़ रहा है एक्सपोर्ट। अब एक छोटा सा डेटा ये भी है कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में हर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर ऑलमोस्ट 200 से 250 व्हीकल है। वहीं अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो हर 1000 की पॉपुलेशन पर 850 व्हीकल है। ऑस्ट्रेलिया में 776, फ्रांस में 671, कनाडा में 677, जर्मनी में 677, 627। तो जितना डेवलप्ड नेशन उतना पर 1000 पॉपुलेशन या पर कैपिटा पॉपुलेशन के कंपैरिजन में व्हीकल्स उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो जो देश गरीबी से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं वहाँ पर व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती है स्टार्टिंग लेवल की, तो ये वहाँ नज़र आता है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका के साथ एक बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि अफ्रीकन मार्केट्स भी इंडियन टू व्हीलर्स के लिए ओपन है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इनका जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, मतलब मार्केट में एक्सपोर्ट तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी होता है, पर लैटिन अमेरिका का फ़ायदा ये है हमारे इंडियन कंपनीज़ को, स्पेसिफिकली बजाज ऑटो की बात करें तो जो माल अफ्रीका में 1 रुपये में बेचा जाता है वहाँ पर लैटिन अमेरिका में 1.5 या 2 रुपये में बेचा जाता है। प्लस अफ्रीका से डबल साइज़ की कंट्रीज़ है, मतलब अफ्रीका की जोग्राफिकल एरिया से बड़ा है लैटिन अमेरिकन प्लस कैरिबियन कंट्रीज़ का जोग्राफिकल एरिया। तो ज़्यादा डिमांड और ज़्यादा बड़ा मार्केट लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की फॉर्म में इंडियन कंपनीज़ को मिलता है, जिसमें बजाज ऑटो की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जब आप एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, हमेशा एक बात होती है कि रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2014 से पहले, तो मैं किसी की तारीफ़ या बुराई नहीं कर रहा, मैं जस्ट फैक्ट बता रहा हूँ कि किसी एक फाइनेंस मिनिस्टर ने तो बोला था कि गिरता हुआ रुपया अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है ना। हमारी गरीब जनता को भावनाओं में भड़काकर समझाया नहीं गया फैक्ट को। अगर रुपया गिरता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ये फैक्ट है। अगर रुपया और डॉलर बराबर हो जाएगा, रुपया और डॉलर बराबर हो जाएगा, कोई इंडियन कंपनीज़ इंडियन बंदों को हायर नहीं करेगा। अमेरिका के अंदर जो H1B वीज़ा के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, इन्फोसिस के बंदे ऑन साइट जा रहे हैं, इतना सारा काम इंडिया के अंदर आउटसोर्स होकर आ रहा है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। टके से रोजानी है इंडिया की सॉफ्टवेयर कंपनीज अगर 1 रुपया डॉलर के बराबर हो गया। तो जब विदेश से पैसा आप चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे, बदले में आपको डॉलर मिलेगा। अगर डॉलर मजबूत है रुपये के कंपैरिजन में, तो आपके लिए फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। तो रुपया जैसा कि पता चल रहा है, अब बचकानी बातें तो करने का समय नहीं है कि रुपया पहले 80 क्रॉस करेगा या प्राइम मिनिस्टर की एज, जैसे जैसे रुपया गिर रहा है वैसे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत गिर रही है, उन सब बातों का कोई तुक नहीं है। फैक्ट्स की बात है कि रुपया गिर रहा है। इससे बिल्कुल फाइनेंशियल टर्म्स की बात करें, बजाज ऑटो जैसी कंपनियों जो कि एक्सपोर्ट करती हैं, उनको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा सॉलिड और रोबस्ट नज़र आएगी गिरते हुए रुपये की वजह से एक्सपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में। इसके अलावा एक बात कर लेते हैं कि हाँ, ये मैंने आपको बता दिया है एक्सपोर्ट की वजह से बजाज ऑटो को क्या फ़ायदा होने वाला है। रॉबस्ट एक्सपेंशन ऑफ ईवी की बात कर लेते हैं। बजाज ऑटो ने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसमें से बजाज चेतक ईवी, ये एक बड़ा सॉलिड प्रोडक्ट है। चेतक तो खैर हमारे पिताजी के पास भी था, एंड आई एम वेरी श्योर आपके पिताजी के पास भी होगा। ईवी का 22% डोमेस्टिक रेवेन्यू इस समय, नहीं सॉरी, जो 22% जो टोटल रेवेन्यू है बजाज ऑटो का डोमेस्टिक का, उसमें से 22% ईवी से आ रहा है। उसमें भी बजाज चेतक फिर से पॉपुलर होता नज़र आ रहा है। बजाज चेतक अगर पॉपुलर है तो इसका एक इंडिकेटर भी हमें नज़र आता है कि दिसंबर 2024 में बजाज चेतक ईवी ने ओला ईवी को सरपास किया। ओला का जैसा आपको पता है S1 और S1 एयर और S1 प्रो ऐसे मॉडल्स आते हैं टू व्हीलर के ईवी में, उसको सरपास किया इन्होंने दिसंबर में। जनवरी में फिर गिर गया, लेकिन फरवरी में फिर बढ़ गया। तो चेतक जो है एक सॉलिड कंपटीशन दे रहा है ईवी टू व्हीलर सेगमेंट में इंडिया के अंदर बजाज ऑटो की तरफ से। 3 व्हीलर सेगमेंट में 35% मार्केट शेयर 3 व्हीलर ईवी में बजाज ऑटो का है। अब आप एक वाइट और ब्लू कलर का आई थिंक ऑटो सड़क पर नज़र आता है, राइट, वो बजाज ऑटो का ही ऑटो है। वो 35% मार्केट शेयर डोमेस्टिक ईवी 3 व्हीलर में बजाज ऑटो का है। कुछ नए प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च कर रही है, जिसमें चेतक की ऑलरेडी 2 वेरिएंट लॉन्च कर चुकी है, फ्यूचर में 1 वेरिएंट और है। इसके अलावा 3 व्हीलर में भी बजाज ऑटो कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग डिमांड कंपनी ऐसे एक्सपेक्ट करी है कि रूरल डिमांड बढ़ सकती है। क्यों? इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि एक तो किसी भी फॉर्म में एमएसपी ज़्यादा दी जा रही है रूरल में किसानों को। किसान, इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी में मेजरली एग्रीकल्चर का काम होता है। एग्रीकल्चर के हाथ में, किसानों के हाथ में सरकार ने थोड़ा पैसा ज़्यादा देने का ट्राई किया है। सफल हुए असफल हुए बात की बात है, प्रयास उस दिशा में जारी है।
जैसे जैसे बजट औकात बढ़ाएगा एग्री इकोनॉमी में हम लोगों को पैसा पंप करना ही पड़ेगा और हम करेंगे भी। गवर्नमेंट थ्रस्ट कर रही है रूरल डेवलपमेंट के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण रोजगार योजना, ये सारी योजनाएं इस बात का सर्टिफिकेशन है कि भारत या कोई भी दुनिया की कोई भी देश जहाँ रूरल इकोनॉमी होगी वहाँ पर वो थ्रस्ट करनी ही है अगर अब डेवलपमेंट होना चाहिए, तो थ्रस्ट नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक बात जो मैंने आपको बता चुका है, स्टॉक जो ऑलरेडी 35% करेक्ट हो चुका है, न्यू प्रोडक्ट्स इन पाइपलाइन है, प्रीमियम सेगमेंट गोइंग स्ट्रॉन्ग ऐसा एक्सपेक्टेड है, ट्वाइस द साइज ऑफ अमेरिका, एक्सपोर्ट वॉल्यूम इंक्रीज। एक जो बात मुझे नज़र आ रही है वो ये है 35% जब मार्केट करेक्ट हो जाता है तो मार्केट कैपिटल इस कंपनी का है 2,20,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप बजाज ऑटो लिमिटेड का। अब बजाज ऑटो लिमिटेड का जो स्टॉक है वो ये बोलता है कि इसका जो पीई है वो 29.3 है। पीई 29.3 इस समय, यानी कि फरवरी 2025 के अंदर पीई है 29.3। अगर यही पीई 2025 के अंदर भी कंटिन्यू रहता है और हम सेल्स वॉल्यूम बढ़ती है और अगर स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं भी करता है, सेल्स वॉल्यूम के कंपैरिजन में, प्रॉफिट ग्रोथ के कंपैरिजन में जो ऑर्गेनिक प्रॉफिट ग्रोथ होने वाला है 2026 में एक्सपेक्ट भी करोगे 25.5 पीई वी कैन एक्सपेक्ट। ये किसी की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, दे हैव प्रेडिक्टेड दिस। ये उन्होंने कैसे पकड़ा है? टोटल वॉल्यूम को छोड़ो, आप तो नेट सेल्स की बात करो। 57,000 फाइनेंशियल ईयर 24 की सेल्स 44,870 करोड़ रुपए। अगर इसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करके इसको 13,000 बढ़ा रहे हैं, 13,000 बढ़ाने का मतलब 10 साढ़े 4 20 31% की ग्रोथ ओवरऑल, 15 की ऑलमोस्ट CAGR 15 पकड़ लो, लमसम में बता रहा हूँ। तो 57,000 करोड़ पे ग्रोथ पे 57,000 करोड़ की सेल्स रहने वाली पर, जिसके अगेंस्ट में नेट प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है 5,000 करोड़ के अगेंस्ट में 9,000 करोड़। तो अगर ये सिचुएशन रहती है तो सेल्स कंपैरिजन के हिसाब से पी रेशियो 25.5 रहता है, जो कि 2024 के फिगर से 2024 में इनका पी रेशियो 45.8 था। ऑलमोस्ट पीक के समय पे, पीक वैल्यूएशन के टाइम पे, पीक नहीं था बेसिकली, पीक वैल्यूएशन तो नहीं था, मार्च 2024 में पीक तो नहीं कह सकते वैल्यूएशन, ऑलमोस्ट इतना ही था, शेयर प्राइस ऑलमोस्ट इतना ही था, लेकिन जो प्रॉफिट था वो उस समय कम था। प्रॉफिट इनका 5,019 करोड़ था 44,870 करोड़ की सेल्स के अगेंस्ट में। सो बेसिकली 45.8 का जो पी रेशियो था वो एक्सपेक्ट करके अगर इसी वैल्यूएशन और इसी ग्रोथ के आधार पर रहे, जो कि एक एवरेज ग्रोथ कही जा सकती है, तो 25.5 आएगा। तो वैल्यूएशन इस समय की बहुत अट्रैक्ट कर सकती है, इज नॉट द करेक्ट वर्ड, अट्रैक्टिव लगती है अगर सेम स्टेबल रहता है। बहुत ज़्यादा पंप एंड डम जैसा एक्शन, पंप एंड डम तो खैर वैसे भी इनमें नहीं होते, वॉल्यूम अगर मार्केट फ्लक्चुएट ज़्यादा नहीं करता तो इस कंपनी में, तो यही होने वाला है। सो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगता है। अदर देन दैट थोड़ा सा कोर फाइनेंस की बात कर लेते हैं, जल्दी बात करें, 13 मिनट का हो गया। मार्केट कैप 2,20,000 करोड़ रुपए, स्टॉक पी प्रेजेंटली 29 है, नेट कैश फ्लो 319 करोड़ रुपया है, डेट है इस कंपनी के ऊपर 5,300 करोड़ रुपए का, डेट टू इक्विटी 0.17 है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,500 करोड़ है, सेल्स ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ की, करंट रेशियो 1.52, डिविडेंड यील्ड 1%, फेस वैल्यू 10 रुपये है, करंट प्राइस पीजी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% है, सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में 8.13% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है। अदर देन दैट कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट, एक अच्छा हेल्दी डिविडेंड पे आउट कंपनी दे रही है 53.4% का पिछले कुछ समय पे। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.12 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू हो उसके अगेंस्ट में 7.12, ये एक नेगेटिव पॉइंट है स्टॉक का, बट ओके दैट्स नॉट गोना बी ए बिग इशू। ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, सेल्स के कंपैरिजन में प्रॉफिट और लॉस भी बढ़ेगा। कैश फ्लो पे आ जाते हैं सीधा CAGR की बात कर लेते हैं। 10 साल का CAGR सेल्स में 8% मेंटेन किया है, विच इज़ ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड। 3 साल का अगर CAGR देखें तो 17% सेल्स की ग्रोथ है, CAGR की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट पिछले 10 साल में CAGR 9%, पिछले 3 साल में 17%, वही ऑलमोस्ट सेल्स की ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस, स्टॉक ने पिछले 10 साल में 14% का CAGR मेंटेन किया है, 14% का CAGR, आई मीन इट्स नॉट बैड। 5 साल में 22% का और पिछले 3 साल में 31% का CAGR इस कंपनी ने स्टॉक प्राइस में दिया है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है अगर CAGR 31% ये कंपनी दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी डजंट मैटर, इक्विटी कैपिटल इट्स नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम। बोरोइंग्स, रिजर्व नेचुरली 2013 में 7,700 करोड़ थे, 2024 में 30,700 करोड़ के रिजर्व्स है।
फिक्स्ड असेट 2355 करोड़ से 3214 करोड़, डेप्रिसिएशन इज प्ले, इन्वेस्टमेंट नॉट नीडेड, अदर असेट्स डेफिनेटली नॉट नीडेड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 2013 में 3956 करोड़ और हर साल इन्होंने ग्रोथ करके मार्च 2024 में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 8784 करोड़ नज़र आता है। रिसीवेबल्स नो प्रॉब्लम, इन्वेंट्री नो प्रॉब्लम, लोन्स एंड एडवांसेस नहीं देते हैं ये, अदर वर्किंग कैपिटल आइटम नो प्रॉब्लम एट ऑल, कैपिटल चेंज की वजह से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। डायरेक्ट टैक्स तो पे करने पड़ते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कहाँ कैश जा रहा है इस कंपनी का? इन्वेस्टमेंट परचेज कर रही है कंपनी। 1711 करोड़ 2013 में लिया था इन्होंने और 2024 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट परचेज़ किए हैं 17,365 करोड़ के, अलग अलग फॉर्म में होते हैं, ये इतना स्केरी नहीं है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, डिविडेंड पे, कंपनी 4000 करोड़ के आसपास डिविडेंड में पे कर रही है, विच इज़ अ हेल्दी थिंग। इंटरेस्ट पेड फाइनेंशियल कोई खास है, 60 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे किया कंपनी ने, नो प्रॉब्लम। 1785 करोड़ का इन्होंने इस बारी बोरोइंग उठाया था मार्च 21-30-2024 के फिगर्स में, वो देखना पड़ेगा, शायद कोई कैपिटल एसेट, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होगा कंपनी ने। डेटर्स डे, जो कंपनियां अपने नाम से प्रोडक्ट बेचती हैं, इतनी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें डेटर्स डे, इन्वेंट्री डेज पेबल, वर्किंग कैपिटल साइकिल कोई बड़ा इशू नहीं होता। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है इसका, तो होता है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होता है। एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट जो बजाज ऑटो में नज़र आता है वो ये है कि मार्च 2022 में प्रमोटर का होल्डिंग 53.77% था, जो कि दिसंबर 2024 में 55.04% है। दिसंबर 24 इज़ द लास्ट डेटा अवेलेबल विद पब्लिक डोमेन में जो लास्ट डेटा अवेलेबल है वो ये कहता है कि इन्होंने पिछले 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर अपनी होल्डिंग 2% के आसपास, 1.5 से 1.25% के आसपास, 1.5 से 1.25% के आसपास बढ़ाई है। FIIs ने अपनी होल्डिंग इसके अंदर बढ़ाई है, DIIs ने इसके अंदर होल्डिंग कम करी है। गवर्नमेंट की 0.08% होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट एट पार है, जो मार्च 22 में थी वही दिसंबर 24 के अंदर है। सो अदर देन दैट इस कंपनी में बजाज ऑटो जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बजाज ऑटो के KTM ब्रांड मार्केट लीडरशिप है, मोटरसाइकिल है, बजाज सिटी, प्लेटिना तो मैंने बहुत चलाई है, जब मैं तैयारी करता था कॉलेज के बाद, तो मैंने प्लेटिना बहुत चलाई है। आई मीन इट्स अ शिटी प्रोडक्ट, दिस सक्स टू द कोर, आई द वर्स्ट दैट अ कंपनी कैन मेक, बट इसने मेरा साथ बहुत दिया, क्योंकि 50 रुपये के पेट्रोल में मेरा काम चला देती थी ये। तो प्लेटिना इज़ अ बजाज बाइक, प्लेटिना, आई लाइक प्लेटिना। अदर देन दैट पल्सर ऑल टाइम फेवरेट लोगों की, KTM, हस्क्वार्ना, आई डोंट नो, एवेंजर गुड, डोमिनार नो आइडिया, ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स नो आइडिया, चेतक EV ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, 3 व्हीलर सेगमेंट में डेफिनेटली गुड है। एक्सपोर्ट जैसा मैंने आपको बताया, बांग्लादेश, टर्की, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया में भी एक्सपोर्ट हो रहा है। दुनिया के 80 देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है, गुड। एक्सपेंशन तो करेगी नेचुरल है, बोरोइंग्स होती रहती है। बाय बैक, मार्च 2024 में कंपनी ने 40 लाख इक्विटी शेयर्स वापस खरीदे थे, ये बात बताना रह गया, मुझे नज़र नहीं आया। अगर कोई कंपनी बाय बैक करती है अपने स्टॉक को, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहती है, इक्विटी स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहती है, या फिर अपने स्टॉक को एक फेक इमेज मेकओवर करना चाहती है, जैसा वेरेनियम क्लाउड में हुआ था। बजाज ऑटो के अंदर बायबैक एक फ़ेक मेकओवर तो नहीं ही होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सो ओवरऑल इन शॉर्ट कंपनी सॉलिड नज़र आती है। मैं फिर कह रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ हमने कंपनी को एनालाइज़ किया है, आगे भी करते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में बताओ, मिल के कंपनी को एनालाइज़ करेंगे। देश को अच्छे बिजनेस की बहुत ज़रूरत है यार, सो वाई नॉट डिस्कस गुड बिजनेसेस। जय हिंद, थैंक यू।